Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने 5 से 6 लेक्चर्स लिए हुए हैं आपको, जिसमें हमने सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी बेस्ड थी उसके हम बारे में डिस्कस किए हुए हैं. बेटा हमारा आज का जो 7th लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7 में, तो हमने कल आपको डिस्क्राइब किया हुआ था सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, कल हमने सेल के स्ट्रक्चर बताए हुए थे, जिसमें आगे की पॉइंट हमको आगे कंटिन्यूअस करेंगे. तो यदि देखा जाए तो हमने अब तक जो देखा हुआ है वो हमने सेल की डिस्कवरी देख चुके हैं. लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी देखा हमने, और नॉन लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी के बारे में हमने देखा. फिर उसके शेप एंड साइज के बारे में डिस्कस किया हमने बेटा. फिर हमने टाइप्स भी देख चुके हैं कि सेल की टाइप्स कितनी होती हैं. फिर हमने डिफरेंस भी देख लिया हुआ है आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो सारे हमको पता है. फिर हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में बताया, और कल हमने जो जिक्र किया हुआ था वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था. कल वाले लेक्चर में यही दिखाया था कि आपको नॉर्मली फंडामेंटल जो आपका एनसीईआरटी में बनाया हुआ था वो सारी क्रियाएं, जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमने स्ट्रक्चर रूप से डिफाइन किया. अब हम उसी के बारे में आगे के पॉइंट देखते हैं. कल हमने एक पॉइंट देखा हुआ था न्यूक्लियस, और कहा भी था हमने कि आगे वाले लेक्चर्स में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको 9th के लिए. बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक न्यूक्लियस का, उसके अंदर सेल का. तो हम डिस्कस करते हैं, अपने कंटिन्यूस करते हैं अपने लेक्चर्स पे. तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको देते नहीं है बेटा, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपको दूंगा और आपको सॉल्व करना होगा. इसलिए कहता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स आप पढ़ते हो देखते हो बेटा, उसको ध्यान से सुना करो और नोट डाउन भी कर लिया करो, और पढ़ने के बाद भी आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया करो. थोड़ा भी डाउट लगे आपके माइंड में आता ना हो तो मुझसे आपको क्वेश्चंस करिए, मैं आपको उसको जवाब दूंगा. ठीक है, तो आशा करता हूँ आप पढ़ते होंगे घर पे बैठ के. तो आगे हम कंटिन्यूअस करते हैं अपने लेक्चर्स को. लेक्चर नंबर 7 में आपको न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना है. तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस है क्या है. न्यूक्लियस क्या होता है? प्रत्येक सेल में आपको क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, जिसकी फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. ठीक, याद है ना, आपको पहले ही लेक्चर में बताया था. रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, बतलाया था, प्रपोज किया था सन 1831 ईस्वी. क्लियर है, बिल्कुल याद होगा. अब आते हैं, जैसे इनको देखना हो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमने देखा हुआ कि एनसीईआरटी में बहुत सारे अपनी थिंकिंग दिखा हुआ. यदि हम किसी सेल को माउंट करें तो उसको स्टेनिंग करना पड़ता है बेटा. स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि हम उसको कलर करते हैं, अभिरंजक में अभिरंजित करते हैं, जिसकी वजह से यदि सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन का नाम याद रखिएगा, किसमें सेल्स को अभिरंजित किया जाता है. तो वो आपको दिया है, या तो आयोडीन का सोल्यूशन हो. ठीक है, आयोडीन के सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, उसको अभिरंजित करते हैं, माउंटेन करते हैं, स्टैनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स हुए और भी सेल के पार्ट में, उनका अलग अलग कलर्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है. कोई डार्क कलर एब्जॉर्ब करता है तो बेटा कोई लाइट कलर एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमको डिफाइन होता है, स्पष्ट रूप से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं. इस वजह से ऐसा होता है, इसलिए माउंटिंग करना पड़ता है. जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे आपको सेक्शन करता है, प्रैक्टिकल वगैरह भी दिया जाता है. बीएससी वगैरह में जाओगे तो प्रैक्टिकल दिया जाता है बेटा. इंटर में भी है, लेकिन इंटर में तो कहाँ लोग करवाते हैं. इंटर वाले प्रैक्टिकल में जाओगे तो वहाँ भी सेक्शन कट करने के लिए दिया जाता है, कैसे उसको माउंटेन करना होगा. तो हम किसी सेल्स को यदि उसको माउंटेन करते हैं, स्टैनिंग करते हैं उसकी, तो उसमें क्या होता है बेटा, स्टैनिंग करने, माउंट नहीं कर सकते, स्टैनिंग करना. स्टैनिंग जब करते हैं तो आयोडीन का सोल्यूशन होता है, या आयोडीन का सोल्यूशन नहीं होता है तो आपको एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा, सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू से क्या करते हैं, उसको स्टैनिंग करते हैं, अभिरंजित करते हैं. ये कहा है कि उसको सेफ्रानिन अथवा क्या कहते हैं कि मेथिलीन ब्लू बिलियन का क्या होता है, उपयोग करके हम उसको अभिरंजित करते हैं. तो ध्यान रखें, 3 से, आयोडीन सोल्यूशन में, या फिर सेफ्रानिन से, या फिर मेथाइल ब्लू से आपको क्या करते हैं, सोल्यूशन से हम उसको अभिरंजित करते हैं, जिसकी वजह से वो डार्क कलर आपको अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो करते हैं. तो उसमें क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो डार्क कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम क्या करते हैं, आसानी से हम माइक्रोस्कोप में अध्ययन कर सकते हैं.
तो केंद्रक में हमने ये देखा कि अब डिफाइन करते हैं कि केंद्रक कैसा दिखा, किस तरह का बना होता है। तो ये हमने आपको एनसीईआरटी स्ट्रक्चर तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने अपने से बना रखा हुआ आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, हर क्लास में किसी साइंस वाली बुक में मिल जाएगा आपको। तो इस स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस का है, इसको पूरा हम समझते हैं और पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जो एनसीईआरटी दिया उतना डिटेल तो बताएंगे। अब आपको देखो जो न्यूक्लियस होता है, तो हम पहले से आपको बताएं कि जनरली यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो देखो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 लेयर से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें आपको कितनी लेयर आपको देखने को मिल रही है, तो आप बताओ कितनी, 2 लेयर। जैसे ये लेयर, ऐसे लेयर 2 है, ये 2 लेयर। ये जो आप लेयर होती है ये आउटर लेयर हुई, ये आउटर लेयर हुई, और ये जो अंदर वाली हुई ये इनर लेयर। आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और एक ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, वो जनरली बिल्कुल कंटीन्यूअस नहीं होती है, वो दोनों लेयर आपस में एक जगह पे आके क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। जैसे देखो इसका फ्यूजन हुआ आउटर लेयर का और इनर लेयर से फ्यूजन हुआ, फिर दोबारा इसकी मेम्ब्रेन देखो डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ पे फ्यूजन हुआ है और इस तरह का बना, ये देख रहे हो। तो इसके बीच में आपको क्या होता है, गैप मिलता है या फिर आपको छिद्र पाया जाता है, उसको उस छिद्र में मेम्ब्रेन में छिद्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये न्यूक्लियर पोर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर जो पड़ा हुआ पदार्थ होता है, तो जैसे हम अगर आपको समझे तो ये सेल रही, तो बड़ी सी जब सेल होती है तो ये साइटोप्लाज्म हुआ, तो साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होगा इस मेम्ब्रेन से ही क्या होता है बेटा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उस न्यूक्लियर पोर से ही क्या करता है, एंट्री करता है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बता रखा हुआ, केंद्रक द्रव्य में साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होता है जिसका ट्रांसपोर्ट होता है वो किस माध्यम से जाता है, न्यूक्लियर पोर के द्वारा, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में एंट्री करता है। या फिर बाहर आना भी होगा तब भी किसके द्वारा आएगा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर हुआ कि ये सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है उसके प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या हुआ कि न्यूक्लियर में उसके प्लाज्मा में आपको क्या होता है, उसका बिलियन का भाग होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये देख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना पतली सी दिखाई देती है और आपस में क्या होते हैं, गुथे हुए हैं, और वो संरचना आपको क्या कहलाती है बेटा, उसको हम कहते हैं क्या, क्रोमैटिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। इसी के बारे में आपको जिक्र किया हुआ है, एनसीईआरटी बहुत डिटेल में किया हुआ है, ये क्रोमैटिन होता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म पूरा भरा होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म हमने कहा। फिर उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस एनसीईआरटी में नहीं दे रखा हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ न्यूक्लियोलस क्या फंक्शन रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमैटिन से ही बना हुआ क्या होता है, ये पार्ट होता है जो न्यूक्लियोलस होता है। अब ध्यान रखो कि क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो सेल्स में दिखाई दे रहा है वो आपको क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। अब ध्यान रखिए, ये क्रोमैटिन जो होता है, धागे में जो संरचना दिखाई दे रही है, जैसे ही कोई सेल जब डिवाइड करेगी, जब रेस्टिंग पीरियड में सेल्स रहती है, तब तो धागे नुमा संरचना क्या होगी, दिखाई देगी, जो क्रोमैटिन होता है। और क्रोमैटिन जो होता है वो बना किससे होता है बेटा, वो क्रोमैटिन बना होता है क्रोमोसोम से। किससे बना होता है, क्रोमोसोम से बना होता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है कि जनरली क्रोमैटिन के रूप में होता है, तो क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम दिखेगा, मारकर थोड़ा सा मिस कर गया है बेटा, 1 सेकंड रुकेगा।
हाँ देखिएगा, हमने क्या बताया बेटा आपको, क्रोमैटिन के बारे में बताया था। क्रोमैटिन पाया जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे में संरचना पाई जाती है जो साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा रहता है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो वो जो पाया जाता है ये क्रोमोसोम से बना होता है, इससे बना होता है क्रोमोसोम, ठीक, ध्यान रखिए क्रोमोसोम से बना रहता है। अब ध्यान रखो ये क्रोमैटिन ही जो है वो क्रोमोसोम से बना हुआ है। ये क्रोमोसोम होता क्या, कब दिखता है, तो जब सेल रेस्टिंग पीरियड में, ध्यान से सुनिएगा, जब सेल डिवाइड नहीं करती, अगर डिवाइडेशन पढ़ेंगे तो सेल का डिवाइडेशन होता है, एक सेल से बेटा 2 सेल आपको बनती है। तो सेल का जब डिवाइडेशन नहीं होता है, जब वो डिवाइड नहीं करती है, रेस्ट पीरियड में होती है, ग्रोथ फेज में होती है, तब वो आपको जो क्रोमोसोम होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि किस रूप में दिखाई पड़ेगा आपको, क्रोमैटिन के रूप में। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, क्रोमैटिन के रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही ग्रोथ से जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, डिवाइडेशन फेज में आपको एंट्री करेगी, तब जाके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो रॉड से बन जाता है, और रॉड से बनकर आपको फॉर्मेशन करता है, तब एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा हमको, रॉड से दिखेगा, जिसको ही हम कहते हैं क्या, क्रोमोसोम कहते हैं। उसके उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड करती रहती है। ये क्रोमोसोम बने किसके रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्रोमोसोम जो होता है वो बना रहता है आपको डीएनए से, डीएनए प्लस आपको क्या होती है, प्रोटीन से बना, ठीक है। किससे बना होता है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन में ध्यान रखिएगा कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपको बताएंगे हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखिएगा ये जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन से बना होता है डीएनए, डीएनए से एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कब दिखाई देगा, जब सेल डिवाइड करेगी तभी, अन्यथा रेस्टिंग पीरियड में रहेगी तो कैसा दिखाई देगा, क्रोमैटिन के रूप में दिखाई देता है, क्रोमैटिन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब ये ध्यान रखिएगा ये डीएनए जो होता है, डीएनए हम जानते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, जेनेटिक मटेरियल। किसको कहते हैं, डीएनए को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है डीएनए जो होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो भी आपको डीएनए पाए जाते हैं, उनके पास वो समस्त इंफॉर्मेशन होती है जो एक सेल को सुचारू रूप से उसके केमिकल रिएक्शन जो भी फंक्शन परफॉर्म करे, जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही है सेल के अंदर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके पास रहती है, डीएनए के पास, ठीक है। डीएनए इज द बॉस मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है कौन, डीएनए होता है। जब आप हर क्लास में पढ़ोगे ना बेटा जिसका डिटेल में बताऊंगा। तो डीएनए आपको क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, जितने भी, जैसे आपको हमारी बॉडी जो बनी हुई है बेटा, वो हमारे फादर के कुछ कैरेक्टर आए हुए, कुछ मदर के आए हुए। क्यों आया हुआ, क्योंकि फादर का जो स्पर्म रहा होगा सिंगल सेल का, उसमें भी आपको न्यूक्लियस रहा होगा, उसके पास भी डीएनए रहे होंगे। हमारी मदर्स का जो सेल्स रहा होगा, ओवम जिसे कहते हैं, उसके पास भी डीएनए था। अब दोनों डीएनए जब मिले होंगे तो कुछ रिकॉम्बिनेंट कंडीशन तैयार हुई होगी, कुछ नए कैरेक्टर भी आए होंगे, और कुछ हमारे क्या होते हैं, उनके जीन्स हमारे अंदर आए हुए, डीएनए जो आए हुए। इसलिए डीएनए ही क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। तो इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और ध्यान रखिएगा डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, डीएनए के भी कई खंड होते हैं, कई खंडों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए जो सेगमेंट होता है, उसका जो फंक्शनल खंड होता है, उसको हम बेटा बोलते हैं जीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डीएनए में कहा जाता है, जीन कहा जाता है। याद रखिएगा जीन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन क्या होता है, डीएनए का एक फंक्शनल खंड होता है, जो आपको क्रियात्मक खंड कहलाता है, वो कहलाता है, आपको एक छोटा सा क्रियात्मक खंड पाया जाता है डीएनए को, उसमें क्या होता है, जीन, जीन कहते हैं उसको। और ढेर सारे जीन आपको क्या होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट है, ठीक। जो कैरेक्टर आपको इन्वॉल्व होता है किसकी वजह से, जीन्स की वजह से आता है। क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे देखा प्रोटीन से बना हुआ, देखा वो सारी इंफॉर्मेशन हमने देख लिया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि हमने क्या लिखा कि जो जीव होते हैं, जनरली यदि एक कोशिका की जीव हो, मल्टी सेलुलर चाहे एक कोशिका की जीव, जितनी भी कोशिका के अंदर
जितनी भी कोशिका की ग्रोथ होती है, या फिर आप समझ सको कि एक सेल है अमीबा का, वो सिंगल सेल है, जब वो रिप्रोडक्शन करता है उसका डिवाइडेशन ही रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल से नई सेल दो बनाता है। तो एक सेल से जब नई सेल दो बनाता है तो उसमें जितने भी आपको ग्रोथ करने का केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है एक सेल की, वो सब इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है? डीएनए के पास। इसलिए हम डीएनए को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला मानते हैं। डीएनए को बॉस मॉलिक्यूल माना है। जितनी भी सेल है, जितने भी रिएक्शन होते हैं किसी सेल में, वो सब डीएनए जिम्मेदार होता है। उसके पास क्या होता है बेटा? जीन होते हैं, और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी क्रियाओं के लिए। तो ये हमने आपको देखा। फिर उसके बाद हमने एक और पॉइंट आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब पॉइंट आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से हमने क्या कहा था? यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तब हम उसे कहते थे कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमने न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं कहा। कितने लोगों का कहना है कि न्यूक्लियस आपको क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। तो बेटा ये मत भूल लीजिएगा, सिर्फ ये हमने बता रखा हुआ है कि न्यूक्लियस आपको अनडेवलप रहता है, फाइनली डेवलप नहीं रहता है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इसके डिफरेंस हमने कहा था, तो न्यूक्लियस पाया जाता है, हाँ उसका न्यूक्लियस डिसाइड लेता है कहाँ पे, थोड़ा सा डेंस स्ट्रक्चर होता है, और उसके न्यूक्लियस में ही पास में आपको क्या होता है, ये क्रोमैटिन पाया जाता है। और उसका जो वो क्षेत्र होता है जिसमें क्रोमैटिन पाया जाता है, थ्रेड होता है, उसके क्रोमैटिन को अलग करने के लिए आपको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऐसे आपको क्षेत्र वाले भाग को उसको कहते थे हम क्या? न्यूक्लियार्ड कहते थे। आप बताया था सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते थे? न्यूक्लियार्ड कहते थे, जो प्रोकैरियोटिक में मिलता है। ये बता था न्यूक्लियार्ड ये कहाँ पाया जाता है? तो बताओगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियार्ड पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है, उसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ था। जनरली बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, ऐसा बैक्टीरियल सेल में आपको क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये आज का जो एनसीईआरटी का लेक्चर था वो हमने कंप्लीट किया बेटा, न्यूक्लियस का। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम आगे देखेंगे किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में। तो ये न्यूक्लियस के अंदर सारी चीजें कंफर्म हुई। हाँ सॉरी, एक पॉइंट आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं दिया, वो न्यूक्लियोलस का है ना। तो न्यूक्लियोलस का देख लो, न्यूक्लियोलस डीएनए का ही एक पार्ट आपको मिलकर आपको एक खंड होता है, टूटकर निकल जाता है, टूट कर निकल जाता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको इसमें पड़ा रहता है। और वहीं पे ये ऐसी एक साइट होती है जहां पे ओरिजिन होती है आरएनए की। आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है जनरली आपको क्या होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर्स में आपको क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो ये आरएनए से रिलेटेड है, आरएनए। ठीक, आरएनए का पूरा नाम क्या होगा बताओ? राइबोन्यूक्लिक एसिड। लिख लीजिएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलते हैं डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से ही क्या बनता है? आपको आरएनए बनता है। तो यहाँ पे आरएनए बनता है बेटा, तो वो न्यूक्लियोलस का जो रिलेशन है ना, वो आरएनए से, ये ओरिजिन करता है आरएनए को, और आरएनए ही जो होता है वो उसके मीडिएटर का काम करता है डीएनए का। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेकर आपको साइटोप्लाज्म जाता है, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अनुसार प्रोटीन बनाता है। तो वो सारे प्रोसेस हम आगे के हर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, समाप्त करते हैं। न्यूक्लियस वाला पोर्शन खत्म हो गया बेटा, और आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आएगा। वो स्ट्रक्चर आपको बना दीजिएगा एक बार, जो भी नोट्स हमने जो भी लिखे हुए थे उसको स्क्रीनशॉट मार के एक बार नोट्स ले लिया करो। ठीक है, जो आपको नहीं लिखे आप नोट्स पे रफ कॉपी पे लिखे रहो, ताकि खोल के आप कभी भी देख सकते हो। ठीक, तो ये आपका रहा, सारे मैटर आपको खत्म हुए और आपको समझ में आ गया। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।